आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं यहाँ पे हम लोग मीटर ब्रिज की। अगेन मीटर ब्रिज भी एक एप्लीकेशन है आपके जो जंक्शन लॉ और वोल्टेज लॉ हमने पढ़ा था, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का। और जो व्हीटस्टोन नेटवर्क है, जो हमने व्हीटस्टोन नेटवर्क देखा था, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। मतलब ये जो आपका मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज का अपने आप में एक एप्लीकेशन है, समझे। तो मीटर ब्रिज में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। और मीटर ब्रिज जो है वो यूज होता है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो वो रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हम मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं। टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, देखो पहले इसका सेटअप देख लेते हैं। और सेटअप आप लाइन बाय लाइन देखो, मतलब कहीं से भी ऑर्डर में आप चालू कर दोगे तो डायग्राम याद करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको एक ऑर्डर में इसको याद रखना है। तो इस मीटर ब्रिज में होता क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे होता है एक वायर, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले तो 3 स्ट्रिप्स होते हैं, मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं। तो 2 एल शेप का स्ट्रिप होता है, ये मेटल का स्ट्रिप है। एक यहाँ पे बीच में स्ट्रिप होता है और एक मेटल का स्ट्रिप आपका एल शेप का फिर से यहाँ पे होता है। मतलब इसको कैसा होता है ना कि ये आपका एक बेंच होता है, बेंच जैसा होता है, उसके ऊपर इसको फिक्स करके रखा होता है, हॉरिजॉन्टल है ये आपका बेंच पे 3 स्ट्रिप लगा देंगे, एक एल शेप बीच में सीधा और तीसरा एल शेप लगा देंगे। और यहाँ पे 2 गैप्स होते हैं, ठीक है, बीच में 2 गैप्स हैं। इसको लेफ्ट गैप बोलते हैं, इसको राइट गैप बोलते हैं। तो लेफ्ट गैप एल जी, राइट गैप आर जी। वो इसलिए क्योंकि ये राइट में है, सिंपल सी बात है। और ये लेफ्ट गैप क्योंकि लेफ्ट में है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग वो रेजिस्टेंस लगाएंगे जो हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे दोनों गैप के बीच में, लेफ्ट गैप के बीच में वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जो हमें पता नहीं है। मतलब एक्स क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स इज अननोन रेजिस्टेंस। और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, या तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं या तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, समझे। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से आप अपने हिसाब से रेजिस्टेंस चूज कर सकते हो कि हाँ भाई चलो 15 ओम का रेजिस्टेंस चूज कर लिया, 50 ओम का रेजिस्टेंस चूज कर लिया। तो मतलब यहाँ पे चाहे आप रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ या ऐसा कोई रेजिस्टेंस जो आप जानते हो। तो आपका जो आर है ये नोन रेजिस्टेंस, ये आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या है। चाहे वो रेजिस्टेंस बॉक्स से चूज कर लो, उसके पास ऑप्शंस रहता है उसमें लगा के, या फिर एक रेजिस्टेंस अपने हिसाब से लगा दो। जो लगाओगे ये तुम्हें पता रहेगा, दिस इज नोन रेजिस्टेंस, ये हमें पता है इसका वैल्यू। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये जो मेटल स्ट्रिप का दोनों एंड है, एंड ए और एंड बी, इसके बीच में एक वायर लगा हुआ होता है। और ये वायर पूरा 1 मीटर का होता है। 1 मीटर का वायर होता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। इसलिए इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज, क्योंकि 1 मीटर का वायर हम इसके बीच में कनेक्ट कर देते हैं, यूज़ करते हैं। ये वायर हो गया। और उसके अलावा ए और बी के बीच में हम लोग कनेक्शन यूज़ करेंगे। तो इस कनेक्शन में देखो आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको सेल लगाना है, सेल मान लो उसका ईएमएफ जो भी होगा। उसके बाद की लगाना है, की ओपन या क्लोज करेंगे, पहले ओपन रखेंगे बाद में क्लोज कर देंगे। जैसे की को क्लोज करोगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको यूज़ करनी है वो रेओस्टैट, इसको RH रेओस्टैट बोलते हैं। अब रेओस्टैट का क्या मतलब होता है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज रेओस्टैट। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक स्लाइडर होता है। उस स्लाइडर को अगर आप स्लाइड करते जाओगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा होते जाता है। तो हमको इस एक्सपेरिमेंट के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से हम स्लाइडर को सेट करके रेजिस्टेंस चूज कर सकते हैं। तो आपको रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, उसी में स्लाइडर होता है। अगर आप उसको आगे पीछे करोगे तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होते रहता है। तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बड़े आसानी से रेओस्टैट की हेल्प से। तो एक पर्टिकुलर रेओस्टैट में रेजिस्टेंस फिक्स कर दो जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होगा, की क्लोज करो और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से जो करंट जाएगा वो 2 पार्ट में बटेगा। इस करंट का एक हिस्सा इस वायर के थ्रू जाएगा और एक हिस्सा ऊपर के थ्रू जाएगा। यहाँ पे मतलब ये करंट ऐसे 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 से जाएगा। इसमें एक चीज़ हम और करते हैं, यहाँ पे बीच में से पॉइंट सी अगर मान लेते हैं, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर निकालते हैं और गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे हम लोग एक मेटल का स्ट्रिप लगा देते हैं, या उसको आप बोलो कुछ इस तरीके का उसका शेप होता है, चाकू जैसा आप समझ सकते हो, ऐसे ही होता है, बस आगे वाला पार्ट फ्लैट होता है मेटल का, वो पार्ट होता है, उसको हम लोग जॉकी बोलते हैं। ये जो है ये आपका जॉकी है।
वो जॉकी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ये भी मेटल का ही होता है, मतलब कंडक्टिंग ही होता है। तो ये जॉकी लगा देते हैं और उस जॉकी को हम हर पॉइंट पे टच करते हैं, ए से लेकर बी तक उसको टच करते जाते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब आप जॉकी को टच करोगे, मान लो इस पॉइंट पे टच करोगे, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से करंट जा रहा है, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा, उसके बाद कुछ करंट यहाँ से, सब मेटल का ही है ना, सब कंडक्टर ही है, यहाँ से यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे भी देखो, कुछ करंट ऊपर से यहाँ से चला जाएगा और कुछ करंट जॉकी के थ्रू जाएगा। अब जॉकी के थ्रू या गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जा रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ टच किया है। यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है। अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट अलग अलग जाएगा। और गैल्वेनोमीटर में होता है एक निडल, सुई, जो ऐसे डिफ्लेक्ट होता जाएगा, मतलब ज़्यादा करंट ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, मतलब मेजरमेंट होता है इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में, वो आपको दिखा देगा कि इसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर आपने टच किया, इस पूरे वायर पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे अगर आपने टच किया तो जॉकी करंट, मतलब सॉरी, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, आपको इस पूरे वायर पे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे जैसे ही आपने जॉकी को टच किया, जॉकी से, मान लो इस पॉइंट पे, पॉइंट डी ले लेते हैं, तो वहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट नहीं दिखाता है, समझे। गैल्वेनोमीटर का करंट 0 दिखाता है। तो हम ऐसे पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे पास नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब नल पॉइंट आ जाता है आपका, तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं होता है, समझे। अब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट पास नहीं हो रहा है तो याद करो, अभी हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर करंट पास नहीं होता है तो ब्रिज हो जाता है बैलेंस। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब ये होता है दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यहाँ पे तुम बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा मीटर ब्रिज है। देखो ये जो सेटअप है, अगर तुम इसे गौर से और ध्यान से देखोगे तो ये अपने आप में एक्चुअली में एक मीटर ब्रिज ही है। अब कैसे है तो अभी तुम्हें बताता हूँ, कनेक्शन से पता चल जाएगा तुम्हें। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट लेके चलो, ए बी सी और ये पॉइंट डी। मैं ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताता हूँ। पहले मैं देख देता हूँ, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब बोलोगे सर ये ब्रिज लेकिन बन कैसे रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन कहाँ रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, देखो ध्यान से, 4 पॉइंट्स तुम ले लो, ए बी सी डी। तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। अब देखो ए और सी के बीच में आपने एक्स कनेक्ट करके रखा हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस। एक्स का एक हिस्सा सी में जा रहा है, दूसरा पार्ट ए में कनेक्ट हो रहा है। तो ए और सी के बीच में एक्स लगा हुआ है, एक्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और वैसे ही सी और बी के बीच में आर लगा हुआ है जो कि नॉन रेजिस्टेंस है, आर लगा हुआ है। अच्छा, ए और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि देखो ये पूरा जो वायर है ये मेटल है, और अगर वायर है, कंडक्टर है, तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वायर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ कितना बड़ा है। कम लेंथ लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा लेंथ लोगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप देखो यहाँ पे ए और डी के बीच में जितना भी बड़ा वायर है, इस वायर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो रेजिस्टेंस या वो वायर ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो मैं उस रेजिस्टेंस को जो इस वायर में है, मतलब वायर ए डी, इतने बड़े लेंथ में जितना भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मैं आर ए डी मान लेता हूँ, ठीक है। और डी से लेकर बी तक, डी से लेकर बी तक इस वायर में जितना भी लेंथ, इसका जितना भी लेंथ है, इसमें जितना भी रेजिस्टेंस है, उसे हम लोग आर डी बी मान लेते हैं, आर डी बी। आ गए ना 4 रेजिस्टेंस। अच्छा, सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, सी और डी के बीच में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, और ए और बी के बीच में कनेक्टेड है आपका बैटरी, ए और डी के बीच में बैटरी की, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। रेयोस्टेट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, और ये ब्रिज बैलेंस्ड है, समझे। हाँ, इसमें एक और चीज़, यहाँ पे हमको लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आगे, ये ए डी कितना लेंथ है, डी बी कितना लेंथ है। अब हमें पता है कि टोटल 1 मीटर का वायर है। वायर कितना है, 1 मीटर वायर। 1 मीटर वायर का मतलब कितना होता है, 100 सेंटीमीटर वायर होता है।
तो 100 सेंटीमीटर का वायर अपने पास है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि ये AD कितना बड़ा है, D से लेकर B तक कितना लेंथ है, ये मेजर करते हैं। ये मेजर करने के लिए हम इसके नीचे क्या करते हैं, एक स्केल रख देते हैं। तो आपको यहाँ पे एक स्केल दिख जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, रेक्टेंगल, हाँ, आपको इसके नीचे एक मीटर स्केल दिख जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, वाइट ही लेते हैं। इसके नीचे आपको एक स्केल दिख जाएगा, ये मीटर स्केल है, यहाँ पे ऐसे एक मीटर स्केल ऐसे दिख जाएगा। टेढ़ा क्यों हो जा रहा है भाई, टेढ़ा काहे हो जा रहे हो? एक सेकेंड, ये मीटर स्केल है और इसमें लाइनिंग्स होंगी अपनी, जैसे भी लाइंस होते हैं वो लाइंस तो होंगी। ये आपका 100 सेंटीमीटर तक का एक स्केल यहाँ पे रख दिया जाता है, जिससे आप मेजरमेंट ले पाओ और कुछ नहीं, मतलब इसका एम यही रहता है कि आप मेजरमेंट ले पाओ। तो मान लो आपने A से लेकर D तक मेजरमेंट लिया और ये पूरा लेंथ आपको LX मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक LX मिला, और D से लेकर B तक जो आपने लेंथ ढूंढा वो आपको LR मिला। R के पास LR लिख दिया, X के पास LX लिख दिया। इतना क्लियर है, सब कुछ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, तो ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो हमको पता है ब्रिज बैलेंस कब होता है। अब ब्रिज बैलेंस कैसे पता चला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। ये हमने ऐसे पॉइंट को ढूंढ निकाला, नल पॉइंट को, जिससे करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो हो रहा है। ब्रिज बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस होने का कंडीशन क्या है कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब x अपॉन r विल बी इक्वल टू RAD अपॉन RDB RAD अपॉन RDB। तो ये आपका एक रेशियो आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे काम करते हैं। अब रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो किसी भी कंडक्टर के लिए, अगर मान लो वायर है, कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाय A, ठीक है। यहाँ पे रो क्या है, रो होता है रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, और ये कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। जैसे मान लो मैं एक वायर कॉपर फिक्स कर दूँ, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी अनलेस एंटिल हम उसका टेम्परेचर चेंज करें। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो रेजिस्टिविटी उसके डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है वायर के, कि वायर कितना बड़ा है, कितना मोटा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो हमने जो वायर लिया हुआ है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगा और वो हर एक लेंथ के लिए सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं सपोज करो अगर मैं सिर्फ वायर AD की बात करूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, RAD। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं बताओ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला RAD इज इक्वल टू रो L। अब L कितना लेना है हमको, AD का लेंथ लेना है। अब AD का लेंथ कितना है, LX है, तो हम यहाँ पे LX यूज करेंगे, LX अपॉन A। उसी तरीके से RDB क्या होगा बताओ। अगर हम RDB की बात करें, मतलब RDB मतलब इसका रेजिस्टेंस D और B के बीच का, तो उसका लेंथ क्या है, LR है। तो हम यहाँ पे रो LR अपॉन A यूज करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, जैसे सामने से जो आपको एरिया दिखाई देता है, तो वायर आप सिलेंड्रिकल मान के चलोगे तो सामने का जो एरिया होगा सर्कुलर एरिया होगा। तो हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वायर ले रहे हैं, मतलब वायर हर जगह से एक जैसा है। तो हर जगह से एक जैसा है तो जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी हर जगह पे सेम ही होगा, तो ए भी कांस्टेंट होगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, RAD अपॉन RDB इज इक्वल टू, अब देखो रो और ए तो दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा LX, नीचे बचेगा LR। इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। RAD अपॉन RDB LX अपॉन LR है, RAD अपॉन RDB LX अपॉन LR है, तो इसका मतलब X अपॉन R विल बी इक्वल टू LX अपॉन LR, X अपॉन R विल बी इक्वल टू LX अपॉन LR, ठीक है। सो X विल बी इक्वल टू R इंटू
Lx अपॉन L। अब देखो R तो हम पहले से ही जानते थे, R जो है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है हम लोगों ने, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस चूज करना है आपको। तो R हम पहले से जानते थे, नोन रेजिस्टेंस फ्रॉम द, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं, उसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस आपको चूज करना है, या फिर आप अलग से भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो आपको ये तो R पता ही है पहले से, और Lx और Lr आपने नीचे मीटर स्केल से देख ही लिया है कितना है, तो बस हो गया आपका। आपको Lx और Lr का वैल्यू डालना है, R का वैल्यू डालना है, आपको पता ही है, आपको X मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमने अननोन रेजिस्टेंस ढूंढ निकाला। इसमें एक और चीज़ है, देखो आप Lr को 100 माइनस Lx भी लिख सकते हो सेंटीमीटर में, 100 माइनस Lx इन सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है। देखो टोटल है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का वायर है, तो अगर ये Lx है तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से Lx माइनस करोगे तो Lr आ जाएगा। तो हम Lr की जगह पे 100 माइनस Lx भी लिख सकते हैं, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू R Lx अपॉन 100 माइनस Lx। ये इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस हम लोग ढूंढ सकते हैं मीटर ब्रिज का यूज करके। ठीक है, चलिए इसी में मीटर ब्रिज में एक और केस आता है जिसको बोला जाता है केल्विन्स मेथड। तो हम केल्विन्स मेथड का डिस्कशन करते हैं। और केल्विन मेथड क्यों यूज किया जाता है, केल्विन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड, इसको मैं लिख देता हूं, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन या टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सॉरी, टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ अ, अगर मान लो किसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो हम यहाँ पे मीटर ब्रिज का यूज ना करके या मीटर ब्रिज के टेक्निक से ना यूज करके थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लाते हैं, और ये वेरिएशन लाया था केल्विन ने, इसलिए हम लोग उसको केल्विन्स मेथड बोलते हैं। क्यों वेरिएशन ला रहे हैं, उसका रीजन है, देखो अब नॉर्मली जो यहाँ पे हम लोगों ने मीटर ब्रिज यूज किया था, उस मीटर ब्रिज में वो सारी चीज़ें वैसे ही मैंने यहाँ पे रखी हुई, केल्विन्स मेथड में वैसा ही है जैसा आपका मीटर ब्रिज में था। मेटल के 3 स्ट्रिप्स थे, लेफ्ट गैप, राइट गैप, राइट गैप में आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का वायर लगा दिया, 1 मीटर का वायर, मीटर स्केल, सेल की और रेयोस्टेट, सब कुछ वैसा का वैसा लगा हुआ है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे भी हम क्या करते थे, वहाँ पे यहाँ पे हम लगा देते गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे क्या है कि हमें गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो हमें जो रेजिस्टेंस ढूंढना होता है वो हम लोग लेफ्ट गैप में लगाते हैं। इस बार गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढना है तो गैल्वेनोमीटर G हम लोग लेफ्ट गैप में लगा देंगे। अब इस मीटर ब्रिज को अगर मान लो हम मीटर ब्रिज के थ्रू जाते हैं, या इस एक्सपेरिमेंट को अगर मीटर ब्रिज के थ्रू करना होता, तो हमें जॉकी के लिए, यहाँ पे जो जॉकी है, जॉकी के लिए भी गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर लगाओ और उसमें जॉकी लगाओ, तो हमें 2 गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा। तो बस हमको 2 गैल्वेनोमीटर यूज नहीं करना था, बस इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक और मेथड यूज कर सकते हैं, केल्विन्स मेथड। अगर आपके पास बस यही एक गैल्वेनोमीटर है जो आप यूज कर रहे थे, और इसी का अगर हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है और दूसरा गैल्वेनोमीटर अवेलेबल नहीं है, तो आप केल्विन मेथड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करो, C से जॉकी अटैच कर दो बस। ठीक है, सिंपल है। अब प्रोसेस में क्या करना है, हम पहले क्या करते थे, नल पॉइंट ढूंढते थे, कोई एक पॉइंट को टच करो, तो टच करने पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर करंट 0 हो जाएगा तो वो हमारा नल पॉइंट हो जाएगा, और नल पॉइंट के बाद हम लोग फिर वही ब्रिज को बैलेंस कर देंगे। पर इस केस में क्योंकि आप गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको नल पॉइंट नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा गैल्वेनोमीटर यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख पाएगा कि इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है, क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा रखा है, यहाँ तो लगा नहीं रखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रिज बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ब्रिज बैलेंस किस पॉइंट पे होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो इसका टेक्निक क्या है, देखो इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो करंट 0 नहीं होगा, क्योंकि करंट आपका कंटिन्यूसली चलते जाएगा कुछ ना कुछ। करंट 0 होने का प्रोसेस इसके थ्रू है ना, जॉकी के थ्रू है। तो एक पॉइंट आपको अभी भी मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जहां पे इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर जॉकी के थ्रू करंट 0 होगा, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे जॉकी आपने यहाँ पे टच कर दिया, मान लो इस पॉइंट पे D पे आपने टच कर दिया, और जॉकी के थ्रू करंट मान लो 0 हो गया,
पर ये आपको दिखेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर लगाया नहीं है, तो देख के वायर में पता तो नहीं चलेगा कि इसमें करंट जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम देखो करेंगे क्या, हम इस गैल्वेनोमीटर में देखेंगे, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर जो है वो इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है वो बताएगा, इसका करंट कैसे बताएगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है अपना। करना क्या है, जॉकी को हर पॉइंट पे टच करना है, टच जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, जब आप अलग अलग पॉइंट्स पे टच करोगे, देखो कई बार टच लिखा जाता है, कई बार स्लाइड लिखा जाता है, तो मेरे हिसाब से शायद स्लाइड नहीं करते, टच ही करते हैं। आप एक बार देख लेना, मैं नोट्स में लिख दूंगा एग्जैक्टली क्या चीज़ है। जब आप अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट चेंज होता जाएगा। यहाँ टच करोगे तो इसके थ्रू करंट कुछ और होगा, क्योंकि उस हिसाब से इसके अंदर भी करंट जा रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस हिसाब से। अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट अलग अलग जाएगा, समझे। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टच किया जॉकी को, गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट फ्लो हुआ। मैंने अगर यहाँ से सपोज करो यहाँ टच कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर का करंट बदल जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने उठा के यहाँ टच कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर का करंट चेंज हो जाएगा, समझे। अब एक ऐसा पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा पूरे रास्ते में जहाँ पे तुम टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर, इस वाले गैल्वेनोमीटर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जब आपका करंट यहाँ से जाता है, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, समझ गए। तो अब इसमें कितना करंट जाएगा और ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, इसमें कितना करंट जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि इसका करंट कितना है गैल्वेनोमीटर का, समझे। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगा वो इस बात पे भी, उस पर भी डिपेंड करेगा कि इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, या फिर आप ऐसे बोल लो कि इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, उससे भी डिसाइड होगा कि गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है। तो जब आप अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे तो इस जॉकी के थ्रू करंट अलग अलग जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में भी करंट अलग जाएगा, इसलिए वो चेंज हो जाता है। आप अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर का भी करंट चेंज होता जाता है। लेकिन आपको एक ऐसा पॉइंट पूरे रास्ते पे ज़रूर मिल जाएगा जहाँ पे जॉकी को टच करोगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट नहीं बदलेगा, ठीक है। एट पॉइंट डी या टचिंग एट पॉइंट डी, जब आप पॉइंट डी पे टच करोगे, नो चेंज इन गैल्वेनोमीटर्स करंट, नो चेंज इन गैल्वेनोमीटर्स करंट, गैल्वेनोमीटर के करंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब इस पॉइंट पे आप टच करो या ना करो, ठीक है। G शोज, गैल्वेनोमीटर को मैं G लिख रहा हूं, G शोज सेम करंट विथ और विदाउट टचिंग एट D। मतलब D एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जॉकी को आप टच करो या ना करो, करंट गैल्वेनोमीटर का चेंज नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि डी पॉइंट पे जब आप जॉकी को टच करते हो तो इसके थ्रू कोई करंट जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसके थ्रू कोई करंट जाता तो गैल्वेनोमीटर फट से बदल देता अपना करंट। वही हो रहा था ना, जैसे यहाँ पे टच कर रहे थे तो जो करंट इसके थ्रू जा रहा था उस हिसाब से गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा था। हमने जगह बदल दिया तो जॉकी का करंट बदल गया, जी का भी करंट बदल गया। लेकिन डी पे टच कर रहे हैं तो भी करंट उतना ही है, नहीं टच कर रहे हैं तो भी करंट उतना ही है। मतलब इस वायर का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। जब आप डी पे टच कर रहे हो तो वायर का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है, समझे। और इसका मतलब साफ निकलता है कि आपका ब्रिज बैलेंस हो गया है। दैट इज नो करंट फ्लोज थ्रू जॉकी। ये हमने अपना लॉजिक लगा दिया कि गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन दिखाना बंद कर दे, मतलब टच करो या ना करो, गैल्वेनोमीटर अगर सेम करंट दिखा रहा है तो मतलब साफ है कि जॉकी के थ्रू करंट नहीं जा रहा है, नो करंट फ्लोज थ्रू जॉकी। और अगर ऐसा है तो ब्रिज हो गया है आपका बैलेंस। सो दैट इज ब्रिज इज बैलेंस्ड। और ब्रिज बैलेंस हो गया तो वही सेम चीज़ हम फिर से करेंगे। अब ये ब्रिज कैसे बनेगा, जैसे पहले बनाया था हम लोगों ने, 1 2 3 4 पॉइंट ले लो। ए नहीं, यहाँ पे क्या पॉइंट है, सी है, ये सी है। ये इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको आंसर शीट में,
मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, सी डी ए बी, सी डी ए बी। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस और यहाँ से एक रेजिस्टेंस। तो ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ए और सी के बीच में, सी और डी के बीच में वही नॉन रेजिस्टेंस जो हमें पता है। ए और डी के बीच का जो लेंथ है उसमें एल जी लिख रहा हूँ इस बार, एल जी, ठीक है। और डी और बी के बीच में एल आर लिख देते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस आर ए डी, इसका रेजिस्टेंस आर डी बी, वही सेम काम करना है हमको। जी अपॉन आर इज इक्वल टू, जी अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर डी बी, आर ए डी अपॉन आर डी बी। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूं आगे। जी अपॉन आर इज इक्वल टू आर ए डी अपॉन आर डी बी। अब हमको पता है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं मीटर ब्रिज में, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। पर ये क्योंकि ए डी है तो ए डी का लेंथ हमने एल एक्स लेके रखा हुआ है। देखो ए डी का लेंथ, सॉरी एल जी लिया हुआ है, एल जी, एल जी, और डी बी का लेंथ एल आर। तो ये देख लो, यहाँ पे आ जाएगा एल जी ऊपर और नीचे इसके लिए रो एल आर अपॉन ए। तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी अपॉन आर क्या बोलेगा बताओ, बचेगा एल जी अपॉन एल आर। तो जी विल बी इक्वल टू आर एल जी अपॉन एल आर। एल जी और एल आर तो हमने मीटर स्केल से कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे नीचे स्केल लेके रखा हुआ है। एल जी और एल आर स्केल से आप कैलकुलेट कर लोगे। और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस जो आपने चूज किया है वो तो आपको पता ही है, सारे वैल्यूज डालो, आपको यहाँ पे जी का वैल्यू मिल जाएगा। और अगेन आप एल आर को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस एल जी लिख सकते हो सेंटीमीटर में। तो आपका जी आ जाएगा आर एल जी अपॉन 100 माइनस। तो ये फॉर्मूला भी बन गया। इस तरीके से केल्विन्स मेथड का यूज करके आप एक ही गैल्वेनोमीटर का यूज करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे जी है, ये जी इस फॉर्मूले से ढूंढा जा सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस, हाँ समझ गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की, पोटेंशियोमीटर वायर की। पोटेंशियोमीटर भी एक पूरा सेटअप है जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जिसमें हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे दो सेल है उसके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या। देखो पोटेंशियोमीटर में भी एक सेटअप होता है जिसमें एक बहुत बड़ा सा वायर रहता है। तो यहाँ पे मैं मान लो ये बहुत बड़ा सा वायर पहले बना देता हूँ। तो ये करीबन 2 से लेकर 10 मीटर तक का लंबा वायर होता है। और हमने क्या किया रहता है, एक मतलब हॉरिजॉन्टल, मान लो आपके पास एक वुडन बेंच है, उस बेंच पे आपने वायर को ऐसे लगाया रहता है। अब ये इतना लंबा वायर है कि आप उसको सीधे सीधे नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको मोड़ मोड़ के लगाते हैं, ऐसे 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 मोड़ मोड़ के लगाते हैं ताकि पूरा वायर उस बेंच पे आ जाए। तो ये बड़ा लंबा सा वायर है, ए से लेकर बी तक के बीच में बिछा हुआ है। और इस वायर में हम क्या करेंगे, अब बहुत सी चीज़ें लगाएंगे। जैसे पहले हमने एक सेल लगा दिया, सेल का मान लो ईएमएफ ई है। देन उसके बाद फिर ई रखो या एप्सिलॉन रखो, इन लोगों ने क्या यूज़ किया हुआ, एप्सिलॉन यूज़ किया, सो विल यूज़ एप्सिलॉन ओनली। एप्सिलॉन सेल का ईएमएफ है। उसके बाद एक की लगाओगे आप, और की के बाद यहाँ पे एक रेओस्टैट लगाएंगे हम लोग। फिलहाल यहाँ पे मान के चलो कि इसको अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं, इन्होंने रेओस्टैट यूज़ नहीं किया हुआ है तो हम भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे की लगा देते हैं और इसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अच्छा, हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, ये हमने पहले देखा था, स्टार्टिंग में देखा था, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, इस सेल का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये पार्ट बताया था आपको, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हर सेल का। मतलब जैसे अगर मान लो चार्जेस आता है, स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, तो चार्जेस यहाँ आके फंस जाता है और बैटरी खुद ही उसको आगे जाने नहीं देती है। तो ये जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अगेंस्ट भी बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है, तो उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं बैटरी का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस से डिनोट कर देंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा तो। ये देखो यहाँ पे
बैटरी का अपना एक कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल आर, और उसके वजह से बैटरी को एक्स्ट्रा इतना एनर्जी और खर्च करना पड़ता है, तो वो एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस मिला के ईएमएफ होता है। ये स्टार्टिंग में आपको मैं बता चुका हूँ। और फिर ये इक्वेशन भी हमने देखा था एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो इसको भी याद रखो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मान लो जैसे तुमने की को क्लोज कर दिया तो सर्किट से करंट फ्लो होना बंद चालू हो जाएगा और करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर वायर कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, तो उसका लेंथ हम लोग एल अज्यूम कर लेते हैं, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, उसको हम लोग एल अज्यूम कर लेते हैं। एल लेंथ का ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर ए से लेकर बी तक है। इस पोटेंशियोमीटर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मान लेते हैं करंट आई फ्लो हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, रेजिस्टेंस आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और करंट है। वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, रेजिस्टेंस आर है, इस पूरे का कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और आपका ईएमएफ एप्सिलॉन है, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, और आई का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। तो ये आई का वैल्यू फिक्स कर लो। आप देखो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वी ए बी लिख देते हैं। वी ए बी इज जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से बी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। आई का वैल्यू यहाँ से उठा लो, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, तो वी ए बी क्या हो जाएगा बताओ, वी ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर, आई की जगह पे डाल दो आर प्लस आर और यहाँ पे आर डाल दो। अब इस इक्वेशन को एल से डिवाइड कर दो, ये जो पूरा लेंथ है ना इसका एल, ये देखो एल दिख रहा है, इस एल से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा वी ए बी अपॉन एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अपॉन एल इंटू आर प्लस आर। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, दिस विल बी अ कांस्टेंट, दिस विल बी अ कांस्टेंट। क्यों, देखो आप बैटरी चेंज नहीं कर रहे हो, वायर चेंज नहीं कर रहे हो, तो लेंथ भी फिक्स होगा, आर भी फिक्स होगा। बैटरी चेंज नहीं करोगे तो एप्सिलॉन उसका ईएमएफ भी फिक्स होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब वी ए बी अपॉन एल जो होगा, दिस इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को मैं के लिख देता हूं, और इसे बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय उन दो पॉइंट के बीच में कितना लेंथ है। पोटेंशियल डिफरेंस को लेंथ से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू या तो वी ए बी अपॉन एल, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, या फिर एप्सिलॉन आर अपॉन एल आर प्लस आर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपके पास फॉर्मूला आ गया। दो फॉर्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मतलब वायर में कहीं भी दो पॉइंट पकड़ लो, मान लो मैंने दो पॉइंट पकड़ लिया, ये आई जाने दो, पॉइंट ए और पॉइंट सी पकड़ लिया मान लो, ठीक है। अब इनके बीच में जो भी लेंथ है, मान लो लेंथ एल है, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी ए सी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, यही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, और ये किसी भी लेंथ के लिए कांस्टेंट ही होगा। मतलब अगर मैं लिखूं वी ए सी, ए और सी के बीच का, मतलब दो पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया वी ए सी, ए सी, ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो वी ए सी है, और इनके बीच का लेंथ एल है, तो मैं वी ए सी को अगर एल से डिवाइड कर दूं तो यही आपका कांस्टेंट होगा, और यही कांस्टेंट क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ठीक है। दैट इज वी ए सी अपॉन एल इज इक्वल टू के, और वी ए सी इज इक्वल टू के एल।
अब कांस्टेंट है इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो आप इसको लिख सकते हो प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब दो पॉइंट के बीच में पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पे कहीं भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब वायर का जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर मान लो मैं पॉइंट सी को थोड़ा दूर कर देता हूँ, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ, तो लेंथ बड़ा कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और यही आपका पोटेंशियोमीटर वायर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। हाँ, पर इसका कंडीशन है, कंडीशन ये है, ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे होने चाहिए कि आपका यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए। यूनिफॉर्म वायर मतलब हर जगह वायर एक जैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मोटा है एक जगह पतला है, तब ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का। ये कंडीशन तभी वैलिड होगा जब पहला केस वायर यूनिफॉर्म हो, करंट कांस्टेंट हो, करंट आपको चेंज नहीं करना है, और तीसरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर ये तीन चीज आप यहाँ पे फिक्स रखते हो, वायर एक जैसा रखो हर जगह पे, टेम्परेचर और करंट फिक्स रखो, तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में, समझे। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और हम इसी चीज को आगे यूज करने वाले हैं जब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। दैट VAC इज इक्वल टू K/L। मतलब दो पॉइंट के बीच में, बस इतना याद रखो, जब पोटेंशियोमीटर आप यूज करोगे तो दो पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ होगा और इसके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, V इज इक्वल टू K/L। V इज इक्वल टू K/L। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पोटेंशियोमीटर वायर अगर आप यूज कर रहे हो तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, K/L, जहां पे K जो है उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बात याद रखो। और अब हम लोग इसको आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे पोटेंशियोमीटर का यूज होता है अलग अलग केसेस में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब बात करेंगे यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे EMF, सेल के EMF को कंपेयर करने के लिए, टू कंपेयर EMFs ऑफ सेल्स। पहली चीज तो ये, और एक सेकेंड ना, तो हम लोग इसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं दो सेल के EMF को कंपेयर करने के लिए। जैसे मान लो दो सेल है आपका, और कौन सा EMF जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, और कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये हमको पता करना है यहाँ पे। तो जैसे मान लो EMF का हमारे पास अगर सपोज करो रेशियो मिल जाए हमें कि ε1/ε2 जो है वो 1/2 है, तो ε1 इज इक्वल टू ε2/2। मतलब सिंपल है कि ε1 ये जो EMF है, इस सेल का EMF इस सेल के EMF का आधा है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें रेशियो ढूंढना होगा दोनों EMF का। तो ये पता लगाया जा सकता है इस मेथड से। पहला मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे कंपेयर करने का, जिसको इंडिविजुअल मेथड बोला जाता है। अब ये मेथड क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का। तो पहले तो आप क्या करोगे, पोटेंशियोमीटर यहाँ पे डिजाइन करोगे, बनाओगे पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट जो हर एक चीज में सेम होगा। मतलब अब यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं या जितने भी यूजेस पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का, उसमें पोटेंशियोमीटर का जो सेटअप होगा वो कॉमन होगा, और उसके बाद जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हो उसका अलग से उसके अंदर अटैच कर देंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं EMF को कंपेयर करने का, इसको इंडिविजुअल मेथड बोला जाता है। तो आप पहले क्या करोगे, पोटेंशियोमीटर बनाओ। पोटेंशियोमीटर कैसे बनाओगे, तो आपको लेना है A और B, दो पॉइंट ले लेना है, और इसमें क्या करना है, आपको ये वायर बना देना। पहले तो पोटेंशियोमीटर वायर बनाना है, वायर AB। उसके बाद क्या करना है, वायर A से आपको एक सेल निकालना है, उसके बाद की निकालना है, और उसके बाद रेयोस्टैट निकालना है, और रेयोस्टैट को B से जोड़ देना है। ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर। ये सब में कॉमन होगा आपका। उसके बाद A से आप चीज़ें निकालोगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सेल को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका दो सेल निकलेगा, कनेक्शन से दो सेल निकलेगा। एक यहाँ पे उसका EMF ε1 होगा, दूसरा ε2 होगा। दोनों में की लगा दो, तो की यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2,
और इन दोनों को जोड़ के कॉमन कनेक्शन आप गैल्वेनोमीटर में डाल दो। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड होगा उसमें जॉकी लगेगा। ये कनेक्शन हो गया तैयार आपका इंडिविजुअल मेथड का, समझे। अब आपको देखो करना क्या, पहले केस में K1 को क्लोज रखना है, K2 को ओपन रखना है। पहला केस आपका ये होगा K1 इज क्लोज्ड, K2 इज ओपन, ठीक है। K1 को क्लोज रखो, K2 को ओपन रखो। इससे होगा क्या कि अगर आपका K2 ओपन है तो सिर्फ ये वाला जो बैटरी है वो आपका इसमें क्या बोलते हैं सर्किट में होगा, ये नहीं होगा क्योंकि आपने इसको ओपन करके रखा हुआ है। ओपन करके रखने का मतलब ये सर्किट से बाहर हो गया ε2। अब सिर्फ करंट इसके थ्रू ही पास होगा। तो अगर आपने जैसे इस की को क्लोज कर दिया यहाँ पे, तो ये क्लोज करते ही आपका करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट होगा और ऊपर से जाएगा और ऐसे से चलता जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करना है और टच करने के बाद, इसको बना देता हूँ मैं, टच करने के बाद कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसको मैं P बोल रहा हूँ, जिसको टच करते ही गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। तो नल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड। नल पॉइंट मिल गया, इसका मतलब करंट गैल्वेनोमीटर से 0 जा रहा है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। अब यहाँ पे करंट 0 होने का क्या मतलब है, यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है कि ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। नल पॉइंट हम बोलते हैं क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर जब भी करंट 0 दिखाता है तो हम उस पॉइंट को नल पॉइंट बोल देते हैं, जहाँ पे टच करने की वजह से करंट गैल्वेनोमीटर में 0 दिखा रहा है। पर यहाँ पे कोई मीटर ब्रिज तो है नहीं आपका। तो यहाँ पे अब देखो होता क्यों है ऐसा, तो हम इस सेटअप को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे अलग से सेटअप ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट ए मैंने यहाँ पे बना लिया और आपका पॉइंट ए और जी, जैसे पॉइंट ए है यहाँ पे एक बैटरी इससे अटैच्ड है। अब ये वाला तो अटैच नहीं क्योंकि आपने K2 को ओपन रखा हुआ है, तो इसको भूल जाओ। अब सिर्फ सर्किट में ऊपर वाला बैटरी है ε1, इसका EMF क्या है ε1 है। उसका दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर में है और गैल्वेनोमीटर का ये एंड आपने कहाँ अटैच कर रखा है, ये A, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कहाँ जा रहा है, P पे जा रहा है, P पे जा रहा है। और A और P के बीच में एक वायर है, A और P के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर है। इसका वायर का लेंथ हम लोग लेट AP इज इक्वल टू L1 मान लेते हैं, ये लेंथ इसका L1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे AP के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसे हम लोग VAP बोल देते हैं। अब क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, याद रखना पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो याद करो अभी भी मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर में आपको क्या याद रखना है, पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट के बीच में, वो K इंटू L होता है और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस VAP है, ये क्या होगा, K इंटू L1 होगा, क्योंकि AP का लेंथ हमने L1 मान के रखा है, ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक L1 मान के रखा है हमने, तो VAP क्या हो गया, K इंटू L1। अब अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जा रहा है तो बात सिंपल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, या फिर आप बोल दो कि ऊपर से जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, अगर मान लो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है और करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो कि ऊपर से अब इसमें अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो ऊपर से EMF जितना प्रोवाइड किया जा रहा है ε1, उतना ही नीचे से पोटेंशियल डिफरेंस VAP डाल दिया जा रहा है। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो देखो दो पॉइंट का पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो उनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाता है, और जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, दो पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल भी सेम है। तो बात सिंपल है कि अगर मान लो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 ही होगा। क्यों बताओ, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। मान लेते हैं दोनों का पोटेंशियल 0 0 है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं 0 0 है, ठीक है। और ये दोनों बैटरी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों तो एक ही पॉइंट ए से ही कनेक्टेड है। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं आपका, एक सेकेंड है, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, दोनों 0 0 है। अब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं
10 है, तो दोनों सेम ही होगा। तो अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में वही बैटरी का पोटेंशियल है, दैट इज 10। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 और 0, तो डिफरेंस कितना होगा, 10 ही होगा ना। और इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VAP। इसका मतलब अगर इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू VAP। सिंपल बात है, एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू VAP। दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाते हैं और इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ऐसा लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे तो आप इसको छोड़ दो, आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, सिंस करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, सो एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू VAP। और एप्सिलॉन 1 VAP का वैल्यू क्या है, K इंटू L1। ये आपका इक्वेशन आ गया पहला वाला, पहला केस हो गया। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, आप इसको ओपन रखेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, K1 is open, K2 is closed, K2 is closed। K1 को ओपन रखा, K2 को क्लोज कर दिया, तो अब सर्किट में ये आ गया, वही सेम चीज, एप्सिलॉन 1 की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 2 आ जाएगा बस सर्किट में, बाकी सब कुछ तो वही है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जॉकी के थ्रू हम नल पॉइंट ढूंढने के, लेकिन इस बार नल पॉइंट जरूरी नहीं कि पी पे ही आए, ये तभी होगा जब दोनों बैटरी सेम हो। लेकिन अगर अलग अलग है तो इस बार नल पॉइंट हो सकता है कहीं और पे आए, यहाँ पे आ जाए, P डैश पे आ जाए, और फिर AP डैश का लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो इस बार आपका एप्सिलॉन 2 जो है गैल्वेनोमीटर के थ्रू A और P डैश के बीच में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, AP डैश का लेंथ जो है वो L2 मान लेते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस VAP डैश इज इक्वल टू K इंटू L2 हो जाएगा। A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस K इंटू L2 हो जाएगा। इस केस में भी जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन 1 की जगह पे एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, और AP की जगह पे AP डैश आ जाएगा, AP डैश। सो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू AP डैश का वैल्यू डाल दो, VAP डैश का K इंटू L2। ये इक्वेशन 2 आ गया। एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू K इंटू L1, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू K इंटू L2। दोनों को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 आ जाएगा। एप्सिलॉन 1 का वैल्यू K इंटू L1 था, इसका K इंटू L2 था, K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, L1 अपॉन L2। और हमने L1 अपॉन L1 और L2 तो ढूंढा ही था हम लोगों ने, यहाँ पे वही तो ढूंढा था, पहला नल पॉइंट P ढूंढा। तो यहाँ पे भी एक्चुअली ना पोटेंशियोमीटर में भी क्या होता है ना कि स्केल्स लगे हुए रहते हैं आपके मेजरमेंट के लिए, तो स्केल्स लगे हुए हैं तो आपको ये लेंथ बड़े आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे मेजरमेंट आप ले सकते हैं। AP का मेजरमेंट ले लिया और AP क्या मिला हमको, L1 मिल गया, स्केल से मेजरमेंट ले लिया। वैसे AP डैश का भी मेजरमेंट ले लो, AP डैश मतलब L2 मिल गया। तो जैसे ही आपने L1 और L2 का मेजरमेंट ले लिया स्केल से, नीचे स्केल लगा हुआ रहता है, आप इसके अंदर डाल दो, आपको एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये रेशियो जो हमें चाहिए था एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 वो हम लोगों ने ढूंढ निकाला। समझ गए चीज? ये तो हुआ एक मेथड कंपेयर करने का। दूसरा मेथड भी है, तो ये मेथड 1, इसको इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं। एक और तरीका है जिसमें हम लोग को दोनों सेल एक साथ हम यूज करते हैं, अलग अलग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस हम लोग की यहाँ वहाँ करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि एक सेल को पहले यूज करो, फिर उसके बाद दूसरा सेल यूज करो, उसमें दोनों सेल काम करता है इस मेथड में। तो उसे हम लोग बोलते हैं, जो मेथड 2 है आपका, इसे बोला जाता है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड, तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है आपका कि सम एंड डिफरेंस या इंडिविजुअल मेथड से बताओ दो EMF को कंपेयर करने का तरीका, सम एंड डिफरेंस मेथड। तो अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको, वो स्पेसिफाई ही करते हैं कि इंडिविजुअल मेथड चाहिए उन्हें या सम एंड डिफरेंस मेथड चाहिए, ठीक है। तो सम एंड डिफरेंस मेथड क्या है, तो फिर से पोटेंशियोमीटर पूरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या करोगे, अगेन ये तो चीज़ फिक्स होगा, ये पॉइंट A आपका पोटेंशियोमीटर, ये पॉइंट B, A से एक की कनेक्ट कर दो, सॉरी बैटरी कनेक्ट कर दो, की कनेक्ट कर दो, और उसके बाद फिर रेयोस्टैट लगा दो B से जोड़ के। इतना काम तो तुम्हें करना ही है हर केस में। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या करना है, A से कनेक्शन निकालो और उसमें एक बैटरी पहले लगा दो, एप्सिलॉन 1, ये EMF पहले लगा दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे तुम 4 पॉइंट्स ड्रॉ करो, 1 2 3
चार्ज, ऐसे स्क्वायर के टाइप में। और फिर यहां से एक बैटरी निकालो ε2 और उसको नीचे से कनेक्ट कर दो, समझ रहे हो। उसके बाद क्या करना है, यहां से आपको निकालना है एक वायर, और बिना इसको टच किए, देखो ऐसे हम जब सी बनाते तो इसका मतलब दोनों वायर आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बिना इसको टच किए यहां से गैल्वेनोमीटर निकालो और उसमें जॉकी अटैच करो। अब यहां पे आपको दिखेंगे गैप्स, तो वो गैप्स अगर आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक गैप आपको यहां पे दिख रहा है, एक गैप यहां पे दिख रहा है, एक गैप यहां पे और एक गैप यहां पे। तो ये चार एक्चुअली क्या है आपका, इसको 4 वे की बोलते हैं। 4 वे की मतलब हम लोग यहाँ पे 4 की यूज करेंगे, एक की यहाँ पे, एक की यहाँ पे, एक की यहाँ पे, एक की यहाँ पे। ये की ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और एक टाइम पे हम लोग 2 की को बंद रखेंगे, क्लोज कर देंगे, और 2 की को ओपन रखेंगे, ठीक है। जिस की को क्लोज करोगे उसके थ्रू करंट जाएगा, जिस की को तुम ओपन रखोगे उसके थ्रू करंट नहीं जाएगा, क्योंकि कनेक्शन टूट जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखो क्या करना है फर्स्ट वाले केस में, इसमें भी 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस में आपको क्या करना है, ऑपोजिट वाला, मतलब आप अगर क्लोज करोगे तो ऑपोजिट वाला क्लोज करोगे, ओपन भी रखोगे तो ऑपोजिट वाला ओपन रखोगे। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कीज ए एंड सी आर क्लोज्ड, ए एंड सी आर क्लोज्ड, ए और सी को क्लोज कर देंगे, एंड बी एंड डी आर केप्ट ओपन, बी एंड डी आर ओपन। तो ए और सी क्लोज्ड है, देखो ध्यान से, ए और सी को तुमने कर दिया क्लोज, मतलब ये वाला और ये वाला क्लोज कर दिया, और बी और डी ओपन रखा है, तो इसके थ्रू करंट तो जाने वाला नहीं है। तो अब करंट, तो अब आपका एक्चुअली कनेक्शन देखो कैसा है, वायर अगर ध्यान से देखोगे इस बैटरी को, तो करंट ऐसे आएगा मान लो, और यहाँ से ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जाएगा, कनेक्शन देख रहे हो ना, सी कनेक्टेड है, और फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू चला जाएगा। मतलब बी और डी जो है वो साफ है, उसमें कुछ नहीं है। अब कनेक्शन देखोगे, अगर मैं एप्सिलॉन 1 की बात करूं, तो एप्सिलॉन 1 अगर बैटरी की बात करूं, तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव एंड है वो ए से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड ए से कनेक्टेड है, और इसका नेगेटिव एंड सीधा जा रहा है इसके पॉजिटिव में, एप्सिलॉन 2 के पॉजिटिव में। तो इसका जो नेगेटिव एंड आप देख रहे हो वो ये एप्सिलॉन 2 के पॉजिटिव एंड में जा रहा है ना, इसका नेगेटिव एप्सिलॉन 2 के पॉजिटिव में जा रहा है। फिर एप्सिलॉन 2 का नेगेटिव यहाँ से बिना टच हुए गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, ये अब गैल्वेनोमीटर में चला जा रहा है, ठीक है। ऐसा कनेक्शन है। इस कनेक्शन में हम बोलते हैं कि सेल्स असिस्ट ईच अदर, असिस्ट मतलब हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, देखो हमेशा ये जो दोनों अपना जो करंट है वो एक डायरेक्शन में भेज रहे हैं, मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से दूर जाता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर दूर जाता है। तो ये पॉजिटिव है, ये अपना करंट यहाँ भेजेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये करंट अपना यहाँ भेजेगा। तो दोनों देखो सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि सेल्स असिस्ट ईच अदर, और जो टोटल ईएमएफ होता है वो टोटल ईएमएफ आपका एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो आपको ऐसे मान के चलना है कि ये और इस मेथड में कुछ फर्क नहीं है, वही सेम चीज हम करेंगे, बस यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन 1 था पहले केस में, हमने क्या किया, सेल्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया कि अब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, अगेन जॉकी को हर पॉइंट पे टच करके नल पॉइंट ढूंढना है P, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड, नल पॉइंट P आपको मिल गया, राइट। और AP इज इक्वल टू L1 हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे अब सिचुएशन देखो कुछ ऐसा है कि आपका जो बैटरी है वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, और ये आपका गैल्वेनोमीटर, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट P, इसके बीच में वायर, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAP। तो जैसे यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि आपका क्योंकि नल पॉइंट आ गया, अगर इसके थ्रू करंट 0 आ रहा है आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो इसका मतलब ऊपर का EMF और ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम हो गए थे। यहाँ पे भी यही हाल होगा कि ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस इस बार क्या है, EMF क्या है आपका एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और नीचे का VAP दोनों सेम हो जाएंगे, है ना।
यहाँ पे दोनों साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 दोनों लेंगे, और एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 विल बी इक्वल टू, अब ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, तो पोटेंशियोमीटर का वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, K इंटू L1, K इंटू L होता है, और वायर AP का जो लेंथ है वो L1 है, तो K इंटू L1 आ जाएगा। ये केस हो गया आपका पहला, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अब दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस में हमको क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है। अब हमें A और C को ऐसे ही रखना है और D और B को क्लोज कर देना है। तो हम लिखेंगे A and C are open, B and D are closed, और हमने B और D को क्लोज कर दिया। इस बार हमने B और D को क्लोज किया, समझे। अब कनेक्शन देखो कैसा उल्टा हो जाएगा। फिर से मैं एप्सिलॉन 1 बना रहा हूं यहाँ पे। अब ये इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगेन वो A से कनेक्टेड है, पॉजिटिव जो है वो A से कनेक्टेड है। इसका आप देखो ध्यान से, यहां से नेगेटिव से निकला, और ये अब कनेक्शन यहाँ पे ना ऊपर वाला नहीं है, इसका नेगेटिव यहां से बिना टच किए हुए एप्सिलॉन 2 के नेगेटिव में घुस रहा है, मतलब आपस में नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है। तो जो दूसरा आपका है वो ऐसा होगा, नेगेटिव नेगेटिव के पास जा रहा है एप्सिलॉन 2 का, और जो इसका पॉजिटिव है पॉजिटिव B के थ्रू गैल्वेनोमीटर में चला जा रहा है, तो इसका जो पॉजिटिव है वो गैल्वेनोमीटर में चला जा रहा है। ऐसा कनेक्शन है इस बार दोनों सेल्स जो है वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि ये सेल करंट यहां भेजेगा पॉजिटिव के तरफ, पॉजिटिव से दूर भागेगा, इसका भी करंट पॉजिटिव से दूर भागेगा तो यहां चला जाएगा। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट करंट भेज रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम मान के चलें कि ये बड़ा है, एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, उल्टा भी हो सकता है पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से बड़ा है। तो होगा क्या, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 को कम कर देगा, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है ना। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि सेल्स अपोज ईच अदर, और यहां पे जो टोटल ईएमएफ अब बनेगा वो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बनेगा, समझे। अगेन इसका भी नल पॉइंट ढूंढ लेते हैं। नल पॉइंट P डैश इज ऑब्टेन्ड। अब इस कॉम्बिनेशन के लिए जब आपने ऐसा कंबाइन कर दिया है तो कोई नल पॉइंट दूसरा मिल जाएगा आपको, लेट्स से कि P डैश मिल गया, ढूंढ लो P डैश इज ऑब्टेन्ड। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपको लेंथ मिला है AP डैश, उसको हम L2 ले लेते हैं, AP डैश इज इक्वल टू L2, और सेम वही चीज़। अब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दोगे, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू VAP डैश, और एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू K इंटू लेंथ, इस बार L2 है तो L2 आ जाएगा। ये अपोज करने के लिए, तो एक बार हमने एग्जिस्ट करने के लिए देखा था कॉम्बिनेशन का, और ये अपोज करने वाला जो कॉम्बिनेशन है एप्सिलॉन 1 माइनस 2, उसके लिए हम लोगों ने नल पॉइंट ढूंढ निकाला, दोनों का नल पॉइंट ढूंढ निकाला, दोनों का इक्वेशन लिख दिया। और इसमें भी आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, वो करेंगे अगले पेज पे। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है बताओ, इक्वेशन 1 यहाँ पे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 K इंटू L1, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 K इंटू L2। तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू K इंटू L1, और डिवाइड करोगे सेकेंड इक्वेशन से, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू K इंटू L2, K और K गया। अब यहाँ पे देखो हमको चाहिए वैसे एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। इसका मतलब क्या होता है, अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करने के बाद A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू इस साइड पे ऐसा ही होगा, C प्लस डी अपॉन C माइनस डी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वैसे वहाँ पे भी करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो पहले तो न्यूमरेटर एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और प्लस डिनोमिनेटर एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर का हो गया। वही सेम चीज़ यहाँ पे L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ठीक है। अब यहाँ देखो एप्सिलॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2
माइनस एप्सिलॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एप्सिलॉन 1 जा रहा है यहाँ पे, तो 2 एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2, 2 एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पे, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो बस L1 L2 तो आपने ढूंढना था नल पॉइंट्स, तो L1 L2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 का रेशियो यहाँ पे भी मिल जाएगा। समझे? तो यहाँ पे हमने दोनों बैटरीज का यूज किया दोनों केस में, एक बार असिस्ट कर रहा था, एक बार ओपोज कर रहा था। समझे? तो इसे कहते हैं सम एंड डिफरेंस। ये वाला सम हो गया, ये वाला केस जो है इसको तुम क्या बोलोगे, सम बोलोगे, और इस वाले केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंस बोलेंगे, इसलिए इसको सम एंड डिफरेंस मेथड कहा जाता है। एक बार सम होगा ईएमएफ का, दूसरी बार डिफरेंस होगा, माइनस होगा। समझ गए? चलो ये हो गया दूसरा एक एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, और पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हम यहाँ पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें भी आपको क्या करना है भाई, सेम वही चीज़ करना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ए लेना है, पहले तो पोटेंशियोमीटर बना लो, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये पॉइंट बी, यहाँ से आपको निकालना है एप्सिलॉन, मतलब सेल की और रेओस्टैट जो कि बीच से जोड़ देना है। पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको पहले तो एक सेल ड्रॉ करना है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, इस बार एप्सिलॉन 1 यूज़ कर लो, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका R होगा। और उसके अलावा नीचे में आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना है जिसका रेजिस्टेंस R होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस R है। इन दोनों का कॉमन कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो केसेस होंगे। पहला केस में आपको क्या करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको सर्किट से बाहर रखना है, ये जो आपका की K1 है इसको ओपन रखना है। ठीक है, सो K1 इज केप्ट ओपन। अगर K1 ओपन रहा तो इसका मतलब सिर्फ यही सेल आपका क्या होगा, सर्किट में रहेगा, नीचे वाला सर्किट में नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो फिर से आप नल पॉइंट P निकाल लो, नल पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब देखो ये ओपन सर्किट है, नीचे ये जो ईएमएफ है नीचे कुछ दे नहीं पा रहा है अपना पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में है ही नहीं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये पहला वाला केस ही बन गया, जो हमारा ईएमएफ था ना यहाँ पे, कि हमने एक ईएमएफ लगा रखा है, यहाँ पे देखो एक ईएमएफ लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया, तो एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू VAP। यही सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा पहले केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, नल पॉइंट P ढूंढा और AP का वैल्यू हम लोग L1 रख लेते हैं, और यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा VAP हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि नल पॉइंट हमें मिला है तो हम लोग को पता है कि इसका जो EMF होगा एप्सिलॉन 1 दैट विल बी इक्वल टू VAP, और एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू VAP का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू L1, दैट इज इक्वल टू K इंटू L1। ये पहले जैसा ही हो गया, K इंटू L1। इसको इक्वेशन 1 यूज करें, सेकेंड केस में क्या होता है कि K1 इज क्लोज्ड। जब आप की क्लोज कर दोगे, है ना, तो जब ये आपने की K1 क्लोज कर दिया तो R सर्किट में आ जाएगा, आपने जो नीचे का रेजिस्टेंस आपने ले रखा है वो सर्किट में आ जाएगा, और इस R के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसे हम लोग V ले लेते हैं। इस बार क्या होगा, हमको V का यूज करना है, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा। तो अब हमने पहले क्या लिया था, एप्सिलॉन 1 लिया था, अब एप्सिलॉन 1 की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, V लेंगे। अब इन दो पॉइंट की देखो, जब ये सर्किट में नहीं रहेगा R आपका,
तो इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन 1 होगा, जो हमने पहले केस में लिया। लेकिन जैसे आप इस सर्किट को ये आर लेके आ जाओगे तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी आएगा। तो अब क्या होगा, इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब हम लोग एप्सिलॉन 1 ना लेकर आर वी लेंगे, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अब चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि पहले आपका ये आर नहीं था सर्किट में दो पॉइंट के बीच में, अब आपने आर भी डाल दिया, तो अब एप्सिलॉन 1 नहीं रह जाएगा क्योंकि साथ में ये नीचे आ चुका है। तो इन दो पॉइंट के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। तो अब अगले इक्वेशन में क्या होगा आपका, हम जो लिखते थे एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू वी ए पी डैश, वो अब नहीं आ पाएगा क्योंकि अब नीचे आपने आर लगा दिया है रेजिस्टेंस। तो आपको फिर से क्या करना है इस केस में, नल पॉइंट, बस बता दे रहा हूं क्या करना है, देखो ध्यान से, नल पॉइंट पी डैश इज ऑब्टेन्ड। इसमें भी आपको क्या करना है, नल पॉइंट पी डैश आपको यहां पे भी मिलेगा, और ये इस कनेक्शन में जहां पे आपने आर लगा के रख दिया है। तो अब पहले हम लोग क्या लेते थे, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू वी ए पी डैश लेते थे ना, क्योंकि सिर्फ अकेला एप्सिलॉन 1 रहता था। लेकिन अब साथ में क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है तो इन दो पॉइंट के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, एप्सिलॉन 1 कितना ना रह के, बल्कि हम उसको v ले लेते हैं, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको v ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन 1 के बजाय यहाँ पे क्या लोगे, v ले लोगे। और यहाँ ये चीज है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है वही अब उसके ऊपर भी आएगा, टोटल मिला के यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस इधर भी v होगा इधर भी v होगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। तुम कुछ भी लगा दो, अगर दो पॉइंट तुमने फिक्स कर दिया तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाएगा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एप्सिलॉन 1 और r मिला के जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा वही नीचे की ओर भी होगा। तो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस बार v मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये v इस बार वी ए पी डैश के बराबर होगा, जो आपने नया नल पॉइंट ढूंढ रखा है p डैश। अभी जो फिलहाल आपने नया नल पॉइंट p डैश ढूंढ रखा है, तो ये जो ए पी डैश वी ए पी डैश हम लिखते थे, अब हम एप्सिलॉन 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे वाला रेजिस्टेंस आ गया ना। तो अब इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो बदल जाएगा, एप्सिलॉन 1 नहीं रहेगा, उसे हम v मान लेते हैं। तो अब एप्सिलॉन 1 की जगह तुम v लिखोगे, v इज इक्वल टू वी ए पी डैश, और वी ए पी डैश तो आप जानते हो k इंटू L2 हो जाएगा। तो अभी जो फिलहाल हम लोगों ने ए पी डैश देखा है, ए पी डैश को हम L2 मान लेते हैं। जो नया आपने नल पॉइंट ढूंढ रखा है ए पी डैश, ये लेंथ, उसको हम L2 मान लेते हैं। तो v इज इक्वल टू वी ए पी डैश, v इज इक्वल टू k इंटू L2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख लो। अगेन आपको क्या करना है बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एप्सिलॉन 1 अपॉन v, एप्सिलॉन 1 अपॉन v इज इक्वल टू k इंटू L1, और v का वैल्यू k इंटू L2, ठीक है। k और k कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ देखो, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस सर्किट में अगर आप देखो इस पूरे पार्ट में और किरचॉफ्स लॉ अगर यूज कर लो आप, तो आपको एप्सिलॉन 1 का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ। देखो एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो, मतलब ये सर्किट अगर तुम सिर्फ इस पूरे सर्किट को देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और आपका ईएमएफ है बैटरी का। तो ये चलते हैं शुरुआत में, पहले वीडियो में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का ईएमएफ है, और उसके अलावा करंट फ्लो हो रहा है। तो इक्वेशन क्या बना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, है ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे भी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1, यहाँ पे एप्सिलॉन 1 यूज कर रहे हैं ना हम लोग, इसको इक्वेशन 3 कर लो। तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर, और v का वैल्यू क्या होगा, v तो हम ओम्स लॉ के थ्रू देते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन 3 में डाल दो, पुट दीज इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या बनेगा, एप्सिलॉन 1 की जगह पे आई आर प्लस आर, और v के जगह पे आई आर, ये क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो r को बांट दो, r अपॉन r प्लस स्मॉल r अपॉन r हो जाएगा, r को दोनों में बांट दो, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस r अपॉन r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 प्लस r अपॉन r,
1 प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इस 1 को वहाँ भेज दो तो R अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो R विल बी इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। देखो L1 L2 तुमने एक्सपेरिमेंट से ढूंढ लिया था, दोनों नल पॉइंट। R जो है वो रेजिस्टेंस, हम लोगों ने रेजिस्टेंस बॉक्स जो यूज किया था यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस हमको पहले से ही पता है। तो अगर ये सारे वैल्यूज यहाँ पे तुम डाल देते हो, R का, L1 का, L2 का, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मिल जाएगा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करके इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढते हैं सेल का। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगला पार्ट जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर को हम कहाँ कहाँ और यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ के लिए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं। तो पहले चीज़ तो ये कि इसको हम लोग एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करते हैं। मतलब अगर सपोज करो कोई डिवाइस है आपके पास, उस डिवाइस में हम लोग को कुछ वोल्टेज देना है और ये वोल्टेज हमको कम ज़्यादा करना है कि नहीं, कुछ टाइम के बाद हमें लगा कि वोल्टेज बढ़ा देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद हम उसको कम भी करेंगे। तो बार बार आप क्या करोगे ना, किसी अगर मान लो कोई डिवाइस है आपके पास, इस डिवाइस के अक्रॉस आप बैटरी लगा के वोल्टेज क्रिएट करोगे। वोल्टेज कैसे क्रिएट करते हो? बैटरी लगा के या सेल लगा के। अब मुझे मान लो इसी समय जो है ना वो 2 वोल्ट इसका कम करना है, तो अब 2 वोल्ट कम वाली कहीं से बैटरी लाओ, इसको निकालो, फिर लगाओ, और फिर कुछ टाइम के बाद हो सकता है ऐसा कुछ काम हो कि मुझे 4 वोल्ट और बढ़ा देना है, तो फिर इस बैटरी को निकालो, 4 वोल्ट ज़्यादा वाली बैटरी ढूंढो, फिर लगाओ। ये बड़ा टेंशन वाला काम है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस पोटेंशियोमीटर को एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लो पोटेंशियोमीटर क्या होता है बताओ, वायर होता है, सेल होता है, की होता है, रेओस्टेट होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का यूज कर लिया, यहाँ पे रख दिया। अब हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइस का एक एंड ए पे डाल देते हैं और दूसरा एंड जो है वो फ्री रखते हैं। अगर मुझे कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं कम लेंथ चूज करूंगा, इसको बहुत नज़दीक रखूंगा ए के, ताकि जो पोटेंशियल इसे मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। अगर मुझे पोटेंशियल बढ़ाना होगा तो मैं इसको कहीं दूर यहाँ पे रख दूंगा, ताकि वायर का लेंथ बढ़ जाएगा तो जो पोटेंशियल अप्लाई होगा डिवाइस के क्रॉस, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। हाँ, इसमें लिमिट होगा कि आप मैक्सिमम बी तक टच कर सकते हो। तो ए और बी के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप इस डिवाइस के अक्रॉस लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको पता है कि मुझे पोटेंशियल जो है मैक्सिमम 20 वोल्ट तक लेके जाना है और मिनिमम 5 वोल्ट तक चाहिए, तो मैं एक ऐसा पोटेंशियोमीटर वायर लेके आऊँगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट तक जा सकता है। अब बस इसको वायर को बस आगे पीछे करके पोटेंशियल आप चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। बस इस डिवाइस का जो दूसरा वायर है उसे आपको बस आगे पीछे करना है, अपने आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम ज़्यादा होता जाएगा। समझ गए? तो ये काम आपका वोल्टेज डिवाइडर, यहाँ पे इसको हम एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज को डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में। एक सेकेंड ना, समझ रहे हो ना? जैसे इसको तुम टच करोगे इसका वोल्टेज अलग, इसका वोल्टेज अलग हो जाएगा। तो ये एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर रहा है, क्योंकि वायर में 2 पार्ट में वोल्टेज डिवाइड कर देता है। समझे? उसी तरीके से इस पोटेंशियोमीटर को तुम एज अ ऑडियो कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। अब कुछ हम ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं जिसमें हम ये फिक्स कर सकते हैं कि अगर सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस कम रहा तो आवाज़ कम आएगी, सॉरी डिवाइस से, और पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रहा तो डिवाइस से आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे ज़्यादा आवाज़ चाहिए तो मैं वायर को यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा आगे स्लाइड कर दूंगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाए और आवाज़ तेज़ी से आ जाए। अगर मुझे आवाज़ कम करना है तो मैं इस वायर को घिसका दूंगा पीछे की ओर, स्लाइड कर दूंगा पीछे की ओर, ताकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए और डिवाइस से आवाज़ कम आना चालू हो जाए। तो ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो, डिवाइस का जो ऑडियो है, आवाज़ है, वो हम इसके ज़रिए कम कर सकते हैं। समझे? यहाँ पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर लो। पोटेंशियोमीटर का यूज़ आप एज अ सेंसर भी यूज़ कर सकते हो, मोशन सेंसर। क्या करना है, जैसे मान लो ये वाला जो वायर है ना, आप जैसे मान लो ये आपका डिवाइस है और इस डिवाइस का ये वाला वायर इसके अंदर जो है वो फिक्स कर दो। जैसे मैं एक सेकंड बता दे रहा हूँ आपको क्या करना है। इसको हम एज अ मोशन सेंसर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो इसके अंदर अब ये मूव नहीं कर सकता, बल्कि इसको हमने फिक्स कर दिया ऐसे, और डिवाइस को खुला छोड़ दो। अब मान लो डिवाइस इसके अंदर वायर बड़ा सा लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा सा, डिवाइस आपका मूव कर रहा है ऐसे। तो जब ये डिवाइस आगे मूव करेगा तो ये वाला इसका पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा पॉइंटर, मतलब वायर काफ़ी बड़ा है, वो मूव कर सकता है, बस इसके साथ ये अटैच कर दो इसको, इस वायर को बड़ा रखो। डिवाइस जैसे मूव करेगा इसका पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। पॉइंटर जैसे यहाँ पे आया वैसे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो बॉडी मूव कर रहा है। तो बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे ना, उसको कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, कि अगर बॉडी मोशन में है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस से पता चल जाएगा। तो अगर हमको दिखेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, समझे, तो समझ जाओ कि भाई आपका बॉडी मूव कर रहा है। तो हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे और ये डिवाइस सेंस करेगा कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। अगर इस डिवाइस को हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में लगा देंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमें इस डिवाइस बता देगा कि देखो आपका जो बॉडी है वो मूव कर रहा है, समझे। और अगर रुका हुआ रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं होगा कुछ, तो ये बताएगा कि आपका बॉडी जो है वो रुका हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं एज अ मोशन सेंसर। मोशन हुआ तो डिवाइस उसको सेंस कर देगा, पोटेंशियोमीटर से सेंस करके हमको बता देगा कि मोशन हो रहा है। अगर मोशन नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो ये डिवाइस हमको बताएगा कि देखो अब मोशन नहीं हो रहा है। तो मोशन को सेंस करने वाला मशीन भी हम बना सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके। सो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज अ मोशन सेंसर। बड़ा सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स दिया हुआ है, आप वो देख लेना। मेरिट्स में कैसा है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब पोटेंशियोमीटर के अलावा हम लोग वोल्टेजेस मेजर या कंपेयर करने के लिए हम ये क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट मीटर हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या होता है, आप उसका यूज़ करके भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो पोटेंशियोमीटर करता है। मान लो वोल्टेज वगैरह मेजर करना हो तो, पर प्रॉब्लम क्या है ना कि वोल्ट मीटर उतना सेंसिटिव नहीं होता है जितना पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये उसका एक एडवांटेज है, मेरिट है। मेरिट मतलब उसकी क्या खासियत है, स्पेशलिटी क्या है। उसके अलावा ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है आपको मेजरमेंट पे। तो ये सारे इसके मेरिट्स हो गए, आप देख लेना, एक दो अगर और होगा तो दो काफ़ी रहेगा। डीमेरिट्स इसका एक ही है कि ये पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि बड़ा सा डिवाइस होता है तो आप इसको हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं। वोल्ट मीटर के सामने ये पोर्टेबल नहीं है, तो उसका एक खामी यहाँ पे आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। डीमेरिट मतलब क्या प्रॉब्लम है इसका, क्या खामियां है इसके अंदर। तो ये पोर्टेबल नहीं है, आप मान के चलो एक ही खामी मेरे हिसाब से दिया रहेगा आपके टेक्स्ट बुक में कि पोर्टेबल नहीं होता, इसको आप हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बैग में उठा के लेके चल दिए, क्योंकि बड़ा होता है काफ़ी। वोल्ट मीटर छोटा सा होता है, आप उसको बैग में भर के भी कहीं भी लेके आ जा सकते हो, वो पोर्टेबल होता है। तो ये एक एडवांटेज वोल्ट मीटर का हो जाता है, और ये प्रॉब्लम खाली बस आपके पोटेंशियोमीटर में है। बाकी तो भाई ये वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, या ईएमएफ को आपको कंपेयर करना हो तो ये ज़्यादा बेटर डिवाइस होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन।